हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस के लिए आज हम एक टॉपिक करेंगे। तो आपको पता है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस ने ना बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो डायरेक्टली हमारी बुक्स में एनसीईआरटीज़ में नहीं दिए हुए हैं, या दिए हुए हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो उनमें से एक यूनिट है सेरीकल्चर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में रेशम कीट पालन भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेरीकल्चर में उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आपको सेरीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिल्क वॉर्म की क्या बायोलॉजी होती है ये पढ़ना है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कैसे करते हैं यानी कि पालन कैसे करते हैं ये पढ़ना है आपको, और कौन कौन सी डिजीजेज होती है सिल्क वॉर्म में जिससे हमें क्या मिलता है, रेशम मिलता है, ठीक है। ये सारे सब टॉपिक्स हमें इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेरीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, रेशम कीट पालन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप है ना रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, रेशम के कीड़ों को पाल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आपको उससे रेशम प्राप्त हो सके, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, सेरीकल्चर बुलाते हैं। सबसे पहले है ना चाइना में सेरीकल्चर की डिस्कवरी हुई थी और उन्होंने इस बात को बहुत सालों तक सीक्रेट रखा। तो क्या हो रहा था, जब एक राजा जो थे वो बैठ के चाय पी रहे थे, ऊपर से एक पेड़ के घोंसले से है ना उनके यहाँ पे कुछ गिरा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उसमें से है ना बहुत सारे धागे 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 निकल रहे हैं। तो वो क्या था, कुकून था, ठीक है। उससे उन्हें समझ में आया कि रेशम हमें किससे प्राप्त होगा, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। इंडिया में है ना आपको पता है एक सिल्क रूट कहते हैं। तो चाइना से है ना बहुत सारी जगह पे सिल्क जाया करता था, किस रास्ते के थ्रू, जिसको सिल्क रूट कहते हैं। तो टीपू सुल्तान ने है ना इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था किसको, सेरीकल्चर को। ये तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे लिए। यहाँ से जो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो आप जब रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं उससे रेशम प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया था, चाइना में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद आता है सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, ठीक है। तो ये एक तरीके का है ना मॉथ है, ठीक है, मॉथ है। और ये किससे बिलोंग करता है, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, जो किसके अंदर पाई जाती है, कौन से फाइलम के अंदर मिलता है, आर्थ्रोपोडा। तो अगर आप है ना एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमें एनिमल किंगडम को पढ़ना होता है, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमें पढ़ाया जाता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे सक्सेसफुल क्लास है, क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए हैं अर्थ पे, इसलिए ये सबसे सक्सेसफुल क्लास है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसी के अंदर एक क्लास होती है इंसेक्ट, ठीक है, और उसी का टाइप क्या होता है, सिल्क मॉथ, ठीक है। तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हमारे पास है ना सिल्क वॉर्म की 4 वेराइटी है। तो मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूगा सिल्क और एरी सिल्क, ठीक है। तो हमें जो सिल्क मेनली हमें देखने हैं तो वो ये 4 टाइप देखने हैं आपको। आपसे है ना एग्जाम में ना इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि कितने टाइप के मेजर सिल्क होते हैं, ठीक है। और भी टाइप होते हैं लेकिन सबसे मेजर ये 4 होते हैं। तो मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूगा सिल्क और एरी सिल्क, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम में आपको बहुत सारे नाम दे सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सिल्क है या कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मलबरी सिल्क है उसको अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनमें जो सबसे पहले है वो है मलबरी सिल्क, इसको चाइनीज सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। 90% जो दुनिया में सिल्क पाया जाता है ना वो मलबरी सिल्क पाया जाता है, ठीक है। तो 90% सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जिसका प्रोडक्शन होता है वो कौन से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, मलबरी सिल्क का होता है। मलबरी सिल्क का जो कीड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोरी होता है। आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी इसका साइंटिफिक नेम है। इसको मलबरी सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रेशम का कीड़ा होता है ये मलबरी के पत्तों पे, जिसको हम शहतूत कहते हैं हिंदी में, तो शहतूत के पत्ते खा के ये रेशम का कीड़ा बड़ा होता है। शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल इसके लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मलबरी। अब जैसे सेरीकल्चर आपसे पूछा जा सकता है, वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मोरी कल्चर क्या होता है। तो मोरी कल्चर का मतलब होता है अगर आप मलबरी के प्लांट उगा रहे हो, ठीक है, मलबरी के प्लांट आप किस लिए उगा रहे हो कि कल को है ना वो सेरीकल्चर में यूज हो सके, या शहतूत के लिए आप उगा रहे हो, किसी भी वजह से अगर आप मलबरी शहतूत के पौधों को उगा रहे हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, मोरी कल्चर बुलाते हैं। और सेरीकल्चर किसको कहते हैं, अगर आप सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हो, रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हो, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। कभी कभी है ना एग्जाम में आपसे एक एक मार्क्स में ये पूछ ले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरे टाइप का सिल्क जिसको हम कहते हैं टसार सिल्क, ठीक है। तो इसकी जो सिल्क वॉर्म का नाम है वो है एंटीरिया माइलिटा, ठीक है। जो साल का पौधा होता है उसके लीव्स को खा के ये तो उस पत्तों पे जो सिल्क हमें मिलेगा, यानी कि साल के पत्तों पे अगर कोई रेशम का कीड़ा पल रहा है उससे जो वेराइटी हमें मिलेगी सिल्क की उसे हम टसार सिल्क कहते हैं। उसके बाद आता है एरी सिल्क, ठीक है। तो कैस्टर प्लांट जो होता है जिसको हम हिंदी में अरंडी कहते हैं, तो अरंडी के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करके
जो सिल्क हमें प्राप्त होता है उसको हम एरी सिल्क कहते हैं, और इस सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोसेमिया रिसिनी। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है क्योंकि वो आपसे सिल्क वॉर्म वैरायटी का नाम याद रख सकते हो करने को बोल सकते हैं। मलबरी सिल्क जिसका साइंटिफिक नेम बॉम्बेक्स मोराई है, वो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मूगा सिल्क। ठीक है, तो मूगा सिल्क हमें मिलता है एंथ्रीसिया एसेमिनीज से। ठीक है, तो सोम का पौधा और सुअला का पौधा जो होता है ना, उसके पत्तों को खा के मूगा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। मूगा सिल्क के है ना एक और नाम है, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे चाइनीज सिल्क को किसको कहते हैं वो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो उसे वो हम कहते हैं मलबरी सिल्क को। ऐसे ही है ना, मूगा सिल्क का एक और नाम है प्राइड ऑफ असम या फिर गोल्डन येलो कलर का सिल्क। ठीक है, क्योंकि ये जो सिल्क का वैरायटी है ना, ये सिर्फ असम में होता है, इसलिए आप देख रहे हो इसका जो सिल्क वॉर्म है उसके साइंटिफिक नेम में भी असम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मूगा सिल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पैदा होता है, किसी और कंट्री में पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चारों के चारों सिल्क वैरायटी का नाम याद रखना है। ये हमें किस वॉर्म से मिलते हैं उसका नाम याद रखना है, किस पौधे की पत्तियां इनके लिए इस्तेमाल होती है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको याद रखना है, इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में इकलौती कंट्री है जिसमें ये चारों टाइप के सिल्क आपको मिलेंगे, मलबरी, मूगा, टसार और ईरी। और आपको याद रखना है कि जो मूगा सिल्क है वो असम में पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में उगता है। उसके बाद अब हमें पढ़ना था नेक्स्ट सब टॉपिक जो था वो है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या क्या रहती है? तो सबसे पहले ये शुरू होती है पत्तों के ऊपर, आप छोटे छोटे अंडों को देख सकते हो। ठीक है, फिर ये एग्स जो होते हैं ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ठीक है, फिर लार्वा है ना अपने अराउंड है ना बहुत सारे धागे को बुन लेता है और उसी को हम क्या कहते हैं? कुकून कहते हैं। और कुकून किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं, एग, लार्वा, कुकून एंड अडल्ट मोथ। ठीक है, अब हम इन स्टेजेस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगर उन्होंने आपको लाइफ साइकिल को बहुत डिटेल में पूछ लिया तो आप क्या करोगे। तो एग से है ना जब लार्वा बनता है उसको ही हम कैटरपिलर भी बुलाते हैं और ये फीडिंग स्टेज होती है। फीडिंग स्टेज का मतलब होता है यहाँ पे है ना पत्तियों को बहुत ज़्यादा खाएगा, यानी कि जो लार्वा वाली स्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा वोरेशियस ईटर हम इसको कहते हैं। वोरेशियस ईटर का मतलब होता है ये पत्तियों को है ना, जो भी आप इसे पत्तियाँ खाने को दोगे फटाफट फटाफट उनको खा जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर वो लीव्स यूज होगी, जैसे कि मलबरी लीव्स है, कैस्टर लीव्स है। ठीक है, वो यहीं पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद है ना सिल्क बनता कैसे है, तो अगर आप इनको देखेंगे ना इनके अंदर है ना, इनके सर के ऊपर एक लेबियल ग्रैंड प्रेजेंट होता है, इसी से एक पेयर होता है लेबियल ग्रैंड का जिसके अंदर से ये सिल्क रिलीज करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है प्यूपा, जिसमें है ना इसने अपने अराउंड क्या किया, बहुत सारे धागों को अपने ऊपर बुन लिया बुन लिया बुन लिया। इसको हम क्या बुलाते हैं? कुकून बुलाते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क बुलाते हैं, क्योंकि इसने अपने आसपास क्या कर लिया? सिल्क की बुनाई कर ली है। ये नॉन फीडिंग स्टेज है, यहाँ पे ये कुछ नहीं खा रहा होता। सबसे ज़्यादा ये किस स्टेज पे खाएगा? लार्वा जो है वो फीडिंग स्टेज है, एग वाली स्टेज पे भी कुछ नहीं खाएगा और कुकून वाली स्टेज पर भी कुछ नहीं खाता है। उसके बाद आती है इसकी नेक्स्ट स्टेज जिसको हम अडल्ट मोथ कहते हैं, ये भी नॉन फीडिंग स्टेज है। इस स्टेज में भी ये कुछ नहीं खा रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है? इसकी लार्वा वाली स्टेज है। वहाँ पे है ना जितना अच्छा इसको हम खाना प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको बीमारियों से बचाएंगे, उतना अच्छा हमारा सिल्क का क्वालिटी रहेगा। ठीक है, आपका सिल्क का क्वालिटी किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर किसी की ग्रोइंग स्टेज है और उससे हमें कुछ मिलने वाला है, अगर उस ग्रोथ स्टेज में हमने उसको सही से खाने को ही नहीं दिया तो हमारी सिल्क की जो वेराइटी होगी वो भी बहुत ख़राब होगी। तो इसलिए ना बहुत ही टेंडर लीव्स, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लीव होती है ना, वो खाने के लिए देते हैं किसको? लार्वल स्टेज को। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक जो हमारा था वो है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म में है ना एक टर्म हमें पढ़ना होता है जिसको हम वोल्टाइन बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड पर ईयर, यानी कि आप कितनी फसल, कितने ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हो उसको हम वोल्टाइन बोलते हैं। तो अगर आप साल में ना एक ही फसल ले रहे हो, यानी कि एक बार ही आपने रेशम कीट पालन किया, पूरे साल में सिर्फ एक बार अगर आपने रेशम प्राप्त किया तो उसको हम यूनिवोल्टाइन बोलेंगे। बाय का मतलब 2 होता है, तो अगर साल में आपको 2 बार मिल रहे हैं रेशम के कीड़े, उनसे रेशम आपको 2 बार प्राप्त हो रहा है तो इसको हम बाय वोल्टाइन बोलेंगे। और अगर आपने है ना एक साल में 3, 4, 5 बार ले लिया, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी वोल्टाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको वोल्टाइन याद रखनी है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड पर ईयर। तो ब्रूड का मतलब होता है कितने कितने उसने अंडे दिए, उससे हमें कितने ज़्यादा कैटरपिलर्स मिले, उससे हमें कितना सिल्क मिला, तो उसको हम ब्रूड बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, जैसे कि मुर्गी जो होती है ना वो जितने ज़्यादा अंडे देती है तो हम कहते हैं इतने ज़्यादा ब्रूड उसने दिए। ब्रूडिंग टर्म जो होता है वो हम चिकन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
उसके बाद आता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। तो हमें है ना किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें सिल्क वॉर्म, हमें है ना सिल्क का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना है कि हमारा जो सिल्क वॉर्म हो, रेशम का कीड़ा हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी जो क्वालिटी हो, जो अंडे हमें इस्तेमाल करने हैं, जो एनिमल हमें यूज़ करना है, जिससे हमें मिलेगा, जो इंसेक्ट हमें यूज़ करना है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास क्वालिटी सीड्स होना चाहिए। क्वालिटी सीड्स का मतलब होता है जो आपके अंडे की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेम्परेचर क्या मेंटेन करेंगे आप, ठीक है। तो आपको है ना आजकल रेशम कीट पालन को है ना बहुत ही कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो आपको उस रूम का रखना है, उस प्लेस का रखना है, वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 60 to 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कुकून को बनने में, यानी कि एक रेशम का लार्वा जब अपने खाना खा रहा है तो 3 दिन उसे लगते हैं अपने आसपास क्या करने में, कुकून की बुनाई करने में। कभी कभी वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुकून फॉर्मेशन के लिए कितने दिन लगते हैं, तो 3 days लगते हैं, ठीक है। और जो कुकून 7 से 10 दिन पुराना हो चुका है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या करने के लिए, सिल्क पाने के लिए, ठीक है। तो 7 से 10 दिन पुराना जो कुकून होता है वो हमें लेना चाहिए क्या पाने के लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। उसके अब हमें एग से कुकून मिल चुका है, कुकून से अब हमें सिल्क प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, अब हम उनको पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। स्टिफलिंग करेंगे। स्टिफलिंग का मतलब होता है आप है ना प्यूपा को, जिसके आसपास कुकून बना हुआ है, उसको है ना आप गर्म पानी में डाल दोगे, या फिर है ना किसी ओवन में जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई है उसमें रख दोगे, या फिर आप है ना स्टीम डालोगे, उसके ऊपर फ्यूमिगेशन करोगे। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि आप प्यूपा को मार सको। प्यूपा को मारोगे तो भी तो उसके आसपास जो कुकून लिपटा हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर पाओगे। पहला तरीका होता है स्टिफलिंग। दूसरा तरीका होता है रीलिंग। तो जब आपने उसे है ना गर्म पानी में डाल दिया तो जो सिल्क के बीच में बॉन्ड बने हुए थे वो जो होंगे वो हल्के हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और अब आप है ना सिल्क को उससे बाहर निकालना शुरू कर सकते हो। और इस प्रोसेस को, जब हम कुकून से सिल्क को ओपन करने लग जाते हैं, खोलने लग जाते हैं, इसको हम कहते हैं रीलिंग करना। और ये कैसा सिल्क है, कच्चा सिल्क है, ये रॉ सिल्क कहते हैं इसको। उसके बाद है स्पिनिंग। तो अब रॉ सिल्क को आप है ना बॉईल करोगे, अच्छे से एसिडिक केमिकल से धोगे। अब ये कौन सा सिल्क बन गया है, फाइबर सिल्क बन गया है। फाइबर सिल्क का मतलब है वो सिल्क जो अब है ना कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, फाइबर बुनने के लिए इस्तेमाल होगा, साड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, दुपट्टा बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर सिल्क बोलेंगे, ठीक है। तो स्टिफलिंग, रीलिंग एंड स्पिनिंग, ये प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है सेरिकल्चर में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सोचो आपको ये है ना सेरिकल्चर का सेटअप लगाना है, तो आपको है ना एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है, ठीक है। वहाँ पे है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एग्स होने चाहिए। जो भी पेड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, सोचो आप मलबरी लीव्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो मलबरी लीव्स के है ना बहुत ही फ्रेश और टेंडर, यानी कि टेंडर का मतलब होता है जो सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर आने वाली नई नई कोमल पत्तियां होती है ना, उनको हम टेंडर लीव्स बुलाते हैं, ठीक है। वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर है ना अच्छे से हवा पास होती हो, ठीक है। उसके बाद है ना रेयरिंग ट्रेस। रेयरिंग ट्रे का मतलब होता है आप है ना ऐसी ट्रे लेते हो जिसके ऊपर है ना जो बैम्बू की बनी हुई है, उसके ऊपर आप पत्तियों को बिछाते हो और उसके ऊपर अंडे रखते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रेयरिंग का मतलब क्या है, वहाँ पे सिल्क वॉर्म की रेयरिंग हो रही है, इसी को हम सेरिकल्चर बुलाते हैं। कुकून स्पिनिंग वाली ट्रे भी होती है, ठीक है। इन ट्रेज में हम क्या करते हैं, मेच्योर जो लार्वा हो गया उसको रखते हैं। फीडिंग ट्रे कौन सी ट्रे है, जिसमें हम खाना देते हैं। फीडिंग का मतलब क्या होता है, खाना खिलाना। तो ऐसी ट्रे जिसमें हमने सिल्क वॉर्म के लिए टेंडर लीव्स को रख रखा होगा खाना खाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीडिंग ट्रे। आपको मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में बताना है कि कौन सी वो स्टेज होती है जहाँ पे बहुत सारा खाना खाता है, कौन सी स्टेज में खाना खाता है। उसकी 4 स्टेजेस है, तो उसमें से कौन सी स्टेज में वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। उसके बाद जो सिल्क है वो एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, जो हमें किससे मिलता है, एक इंसेक्ट से मिलता है जिसका नाम क्या है, सिल्क वॉर्म है, जिसको हम रेशम का कीड़ा कहते हैं। तो सिल्क है ना 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिब्रोइन प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन। तो 70 to 80% फिब्रोइन प्रोटीन होता है और सेरिसिन जो होता है वो 20 to 30% होता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं डीगमिंग करना, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना चिपचिपा सा सेरिसिन लगा होता है, इसको हटाया जाता है गर्म पानी में डाल के, गर्म पानी में ट्रीट करके आप डीगमिंग का प्रोसेस करते हो, जिससे सेरिसिन नाम का जो प्रोटीन है वो रिमूव हो जाता है। इसको हम डीगमिंग कहते हैं। आपको याद रखना है कि सिल्क जो है एक तो वो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। नेचुरल क्यों है, क्योंकि हमें है ना एक लिविंग इंसेक्ट से मिल रहा है वो, ठीक है। और इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है फिब्रोइन और एक है सेरिसिन। तो फिब्रोइन जो है वो 70 to 80% होता है, सेरिसिन जो होता है वो 20 to 30% होता है। और डीगिमिंग के प्रोसेस में हम सेरिसिन को रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आता है हमें इसका जो नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है वो है पेस्ट एंड डिजीज। तो आपको पता है जब आप सिल्क वॉर्म करोगे, कोई भी खेती भी जब आप करते हो, तो उसमें भी है ना बहुत सारे अलग अलग
जो बीमारियां होती है वो लग जाती है, ठीक है। तो सेरिकल्चर का प्रोसेस भी जो हम करते हैं तो अलग अलग बीमारियां हो जाती है उनको, तो उनमें से एक डिजीज़ है पेब्राइन डिसीज़, ठीक है। तो ये एक प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है जिसका नाम है नोसीमा बोम्बाइसिस, नोसीमा रिसिनी, ठीक है। तो बोम्बाइसिस वाली क्या करेगी, वो बॉम्बेक्स मोरी को इन्फेक्ट करती है और रिसिनी वाली रिसिनी को इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें है ना वो किसी भी स्टेज को इफेक्ट कर सकती है, यानी कि एग पे भी अटैक कर सकती है, ये लार्वा पे भी अटैक कर सकती है, कैटरपिलर पे भी अटैक कर सकती है, प्यूपा पे भी अटैक कर सकती है, अडल्ट पे भी अटैक कर, सारी की सारी स्टेजेस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम देखो आप, इसको कैसे याद रख सकते हो, पेपराइन है, तो पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं सिल्क वॉर्म के ऊपर, यानी कि सिल्क वॉर्म को अगर आप देखोगे ना तो उसके ऊपर है ना काले 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 स्पॉट आ जाएंगे पेपर जैसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेब्राइन डिजीज, जो एक किसकी वजह से होती है, एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है जिसका नाम है नोसीमा बोम्बेसी, नोसीमा रिसिनी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लैशरी डिजीज, ठीक है। तो ये है ना वायरस और बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकती है या फिर इंडिविजुअली भी हो सकती है। इसमें है ना लार्वा स्टेज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है और आपको पता है लार्वा स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा लार्वा ही अच्छा नहीं होगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा लार्वल स्टेज होता है उसमें जो वॉर्म्स होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर से हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब सोचो उसकी जो सबसे ग्रोइंग इंपॉर्टेंट स्टेज थी वही उसी में ग्रोथ स्टंटेड हो गई है, रुक गई है, तो वो अच्छे से कैसे ग्रो कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिलस थ्यूरिंजाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ये इन्फेक्ट कर सकते हैं आपके वॉर्म को, ठीक है। तो लार्वल स्टेज को मेनली ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज है ग्रेसिएरिया, जिसका दूसरा नाम न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस या पॉलीहेड्रोसिस या फिर से मिल्की डिजीज भी कहते हैं। ये बॉम्बेक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस की वजह से होती है। तो मोस्टली है ना, देखो इसके नाम में ही बॉम्बेक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, तो ये है ना मोस्टली किसको इम्पैक्ट करता है, बॉम्बेक्स मोरी, यानी कि हमारा जो मलबरी सिल्क है वो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मस्करडाइन डिजीज़। तो ये मस्करडाइन डिसीज़ जो है ये फंजाई की वजह से होती है जिसका नाम क्या है, ब्यूवेराइन बेसिना, ठीक है। बेवराइन बसीना नाम की जो फंजाई होती है वो मस्करडाइन डिजीज कॉज कर सकती है। तो आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मस्करडाइन डिजीज कौन कॉज करता है, फंजाई कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, वायरस कॉज करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मस्करडाइन डिजीज जो होती है वो फंजाई की वजह से होती है, ग्रासिएरा डिजीज जो है वो एक वायरस की वजह से होती है, पेब्राइन डिसीज जो होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से। आप पेब्राइन को ऐसे याद रख सकते हो, उसमें ना पेपर लाइक स्पॉट आते हैं, पी फॉर पेब्राइन और पी फॉर प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ पेस्ट, ठीक है। तो कुछ पेस्ट भी उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो यूजी फ्लाई जो होती है, जो एक डिप्टेरा इंसेक्ट से बिलोंग करता है, ये है ना 30% तक आपकी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि सेरिकल्चर में है ना 30% लेस प्रोडक्शन हो सकता है। किसकी वजह से, अगर यूजी फ्लाई जो एक डिप्टेरा ऑर्डर की फ्लाई है, इंसेक्ट है, उसने अगर इम्पैक्ट कर दिया मेरे सेरिकल्चर को, ठीक है। उसके बाद आता है डर्मिसेटेड बेटल, जो सीलियोपटेरियन क्लास से बिलोंग करता है, ये भी कुकून को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। उसके अलावा चींटियाँ, स्पाइडर, लिजर्ड, बर्ड, रेड, स्क्वेरल्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स भी आपके क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेरिकल्चर का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सेरिकल्चर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे आप बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे तो बहुत जल्दी मैं एक दूसरी यूनिट भी आपके साथ इंसेक्ट वेक्टर वाली उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी।